नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 9 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ईडी और राज्यों के बीच। लगातार हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे लगातार जो है ईडी का प्रकोप रहा है। ठीक है, जो विभिन्न नेता हैं विपक्ष से संबंधित उन पे लगातार जो है ईडी के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, ईडी के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, जांच किए जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित कहा जा रहा है कि ईडी और राज्यों के बीच विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो संकेत है वो भी मिश्रित है। बहुत से मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी निर्णय नहीं दिए हैं, कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया गया है। इसी में कहा जाता है कि एक जो पहला मामला है, न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु के 4 जिला कलेक्टर को रेत खनन मामले में ईडी के समन का पालन करने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है न्यायमूर्ति त्रिवेदी के द्वारा कि यह जो टिप्पणी है इसकी तमिलनाडु सरकार जो है वो बिना मतलब का एक अनावश्यक मुद्दा बना रही है। उसी के बाद एक और मामला जो है जस्टिस सूर्यकांत का है। ठीक है, जिसमें अगुवाई की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे लगातार जो बातें की गई है पीएमएलए से संबंधित, उसी को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहाँ पे और भी बातें की जा रही है कि लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारा संघवाद का सिद्धांत भी उल्लंघन हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या राय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और भी अनेक मामले, जैसे कि झारखंड का भी एक मामला है जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी, तो सभी मामलों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा जा रहा है ईडी से संबंधित, और जो विभिन्न विपक्षी दल के जो गवर्नमेंट है स्टेट्स में, वहां पे लगातार जो है ईडी का अनावश्यक कार्य जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है आगामी चुनाव में एआई के दुरुपयोग की आशंका के बीच ओपन एआई के कुछ अधिकारियों ने फरवरी में चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की। ठीक है, ये जो है चैट जीपीटी को बनाने के लिए एक फर्म है। ठीक है, जो एआई का उपयोग करके चैट बॉक्स बनाता है। तो इसी ने जो है वो फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऑफिसर से मिला है, उसका नाम जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें सिंपली बहुत सी बातों को ध्यान में रखा गया है इस मीटिंग में कि सबसे ज्यादा जो है गलत सूचना जो फैलाए जाते हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। उसके बाद जो चुनाव में भ्रमित भाषण दिए जाते हैं, भ्रमित प्रचार किए जाते हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी विवादास्पद जो पोस्ट किए जाते हैं उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उसके बाद एक और इसका अगला पहलू है, यहाँ पे लगातार जो है जागरूकता भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाता है मतदान देने के लिए। क्यों? आपके लिए मतदान जो है वो बहुत आवश्यक है आने वाले भविष्य के लिए। क्यों? जो है अपने प्रतिनिधि को बेहतर तरीके से चुनने के लिए आपका मतदान जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी इलेक्शन कमीशन ने चेताया है कि जैसे एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत सूचना का प्रसार हो रहा है, डीप फेक का न्यूज लगातार आ रहा है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खराब कर दिया जा रहा है। ठीक है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है ओपन एआई का, ओपन एआई जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है। ठीक है, यूएसए बेस्ड फॉर्म है और इसका इंडिया में कुछ भी नहीं है। मतलब कि ना तो कोई ऑफिस है और ना ही कोई भी पूर्णकालिक फुल टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे लगातार समस्या हो रही है और भारत में इसे स्थापित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बड़ी निवेश मांगा जा रहा है ओपन एआई का। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है भारत और 4 देशों के ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक के बीच लगभग 10 मार्च को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसीलिए ये न्यूज महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ईएफटीए में कौन कौन से मेंबर कंट्री होंगे? तो इसमें जो है मुख्यतः जो है ये ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टाइन, यही चारों जो है वो यहाँ के मेंबर हैं ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। इसी के साथ जो है भारत जो है 10 मार्च को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट सेंड्स मिक्स्ड सिग्नल्स एज ईडी स्टेट्स टजल बिकम फ्रीक्वेंट। लगातार जो देखा जा रहा है जितने भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट या फिर विपक्षी पार्टी जो कि केंद्र में सरकार नहीं बनाए हुए हैं, वहां अगर किसी दूसरे स्टेट में अगर
गवर्नमेंट है, तो वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो है ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया है कि एक मिक्स्ड सिग्नल दिया गया है कि इसे रोकना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा जो रोल है पीएमएलए का रोल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है वो बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जाता है पिछले महीने में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कड़ी लड़ाई करते हुए देखा गया है। मामलों की बारंबारता को देखते हुए अदालत कक्ष के अंदर और बाहर जो है दोनों जगह पे विभिन्न सवाल जो है खड़े हो गए हैं। तो केंद्रीय एजेंसी और धन शोधन निवारण अधिनियम, उसी को कहा जाता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रतिद्वंदी राजनेताओं, क्लियर कहा जाता है इसमें इस आर्टिकल में कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिद्वंदी राजनेताओं और राज्य के अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पहले परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें दो तीन एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। पहला जो है वो तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा जो है वो झारखंड का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तीसरा जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय का भी एग्जाम्पल दिया गया है। चौथा जो है वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो है डीके विश्व कुमार के खिलाफ भी जो है पीएमएलए कार्यवाही किया गया है। तो यहाँ पे 3-4 मामले हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसी बीच कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों से निपटने के दौरान कई बेंचों से मिश्रित संकेत भेजे, जबकि एक बेंच ने मामलों की जांच के लिए एक तटस्थ तंत्र का आह्वान किया है, ताकि यह जांच जो है वो आगे बढ़ाया जा सके कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच छिपे हुए राजनीतिक प्रतिशोध और एक दूसरे को ऊपर उठाने की भावना चल रही है। तो इसी के लिए न्यायमूर्ति बेल त्रिवेदी के नेतृत्व वाली एक अन्य बेंच ने जांच एजेंसी को प्राथमिकता दी। ठीक है, यहाँ पे ईडी को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। ऐसे भी कहा जाता है जहां पे केंद्र सरकार में, जो केंद्र में सरकार होती है, वहां पे ही सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयज का रुख होता है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यों के पास ईडी के समन का पालन करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने ईडी के समन को किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप अपराध की किसी भी आय की पहचान करने की संभावना की जांच करने का एक प्रयास मात्र बताया, जो अब तक राज्य एजेंसियों द्वारा भी पंजीकृत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है, राज्यों का दावा है कि ईडी की कार्रवाइयां अक्सर ऐसे मामलों में विधेय अपराध पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध नहीं है। ठीक है, ऐसा क्लियर कहा जा रहा है, राज्यों का दावा है कि ईडी के द्वारा उन्हीं मामलों पे लगातार जो है जांच किए जा रहे हैं जहां पे जो फेडरलिज्म के सिद्धांत है, संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, और उन्हीं मामलों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चेक किया जा रहा है जो पीएमएलए के अंडर नहीं आता है, एक अनुसूचित अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एजेंसियों के जो ईडी के जो है वो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कहा जाता है कि ईडी के पास जांच की शक्तियां हैं और वह शक्ति जो है निरंकुश है, उसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के शक्तियों पर कुछ नियंत्रण लगाने का प्रयास किया, जब उसने 2018 में आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ पीएमएलए कार्रवाई को खारिज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लगातार जो है बहुत से मामले हैं, हम लोग सारे मामलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये मामला हो गया कर्नाटक का, जिसमें उप मुख्यमंत्री पे ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसे पीएमएलए कार्रवाई को खारिज कर दिया गया। उसके वकील ने तर्क दिया था कि ईडी ने ऐसा करने की कोशिश की थी और कर उल्लंघन के आरोप वाली एक शिकायत पर कांग्रेस नेता के खिलाफ भी जो है पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया कर्नाटक का मामला। उसके दूसरा जो है एक तमिलनाडु का मामला है। तमिलनाडु के जो 4 डीएम थे, जिला कलेक्टर को रेत खनन मामले में ईडी के समन का पालन करने का निर्देश करते हुए अधिकारियों की सुरक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अजीब और असामान्य माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी आई तमिलनाडु के मामले में कि बिना मतलब का एक अनावश्यक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उसी के बाद तीसरा मामला जो है वो झारखंड का है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा गया है कि उन्हें राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। ठीक है, और अदालत ने उनके वकीलों की इस दलील पर ध्यान नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो इसी तरह जो है कलकत्ता का भी मामला है कि जुलाई 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें ईडी ने 2019 में 20 दिसंबर 2023 को 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 20 दिस
पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की जांच करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं और बहुत से छोड़ दिए जाते हैं। तो लगभग 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं दिया गया। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है खारिज किया गया था। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं पीएमएलए एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज आता है तो उसमें मुख्यतः जो भी एक्ट्स आते हैं या फिर जो भी संबंधित जो यूपीएससी के सिलेबस से होते हैं वहां से सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं पीएमएलए एक्ट होता क्या है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। यह अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, काले धन के विस्तार को प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है, और अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के प्रवाह का मुकाबला करने के लिए, उसे रोकने के लिए, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसके उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है इसमें पीएमएलए में। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्यों से जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए भी प्रावधान करता है कि कैसे दंड देना है, किसे छूट देना है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में ईडी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में ईडी जो है वो पीएमएलए से जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध होते हैं उसकी जांच करने की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है वित्तीय खुफिया इकाई भारत FIUIND, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसी को कहा जाता है FIUIND, जो राजस्व विभाग के तहत संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण करे, विश्लेषण करने, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है FIUIND, और प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है, FIUIND एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कलेक्ट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंस अंडर द PMLA 2002, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अनुसार लिया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा एक्ट। तो इसी में आगे कहा जाता है कि अनुसूचित अपराधों की जांच संबंधित अधिनियमों के तहत उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अलग से की जाती है। उदाहरण के लिए स्थानीय पुलिस, CBI, सीमा शुल्क विभाग, सेबी या कोई अन्य जांच एजेंसी जैसे भी मामले हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू की जाने वाली कौन कौन सी कार्रवाइयां होती है, तो संपत्ति और अभिलेखों की जब्ती या फिर फ्रीजिंग, ठीक है, और अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति की कुर्गी। कोई भी व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करता है वह दंडनीय होगा। न्यूनतम 3 वर्ष की कठोर कारावास और इसे 7 वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर जुर्माना भी बिना सीमा के लिया जा सकता है। अभी इसमें कोई भी निर्धारित जुर्माना नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने पीएमएलए और ईडी और जितने भी विपक्षी पार्टियों से संबंधित स्टेट्स है जहां पे जो रूलिंग पार्टियां हैं वो विपक्षी पार्टी के है, नॉन बीजेपी सरकार है, वहां पे लगातार ईडी का प्रकोप देखा जाता है। इसलिए लगातार कहा जाता है कि अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो विपक्षी पार्टियों के राज्य हैं वहां पे ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पीएमएलए को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बहुत सी चीजें दी गई है, कैसे कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या इसमें उपयोग किया जा रहा है, कैसे प्रसंस्करण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ें। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ईसी चैट जीपीटी मेकर हेल्ड स्टॉक इन फरवरी ऑन मिसयूज ऑफ एआई। हाल ही में जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर ओपन एआई, ये नाम याद रखेगा, ओपन एआई एक आर्टिफिशियल फर्म है, ठीक है, जो कि चैट जीपीटी को डेवलप किया है। उसी ने अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है फरवरी के महीने में। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, खास के अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन चाहती है कि शांतिपूर्ण इलेक्शन को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए एआई को पूर्णतः हिदायत दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति के अधिकार को धूमिल ना करे, उनके प्राइवेसी का हनन नहीं करे, गलत सूचना ना फैलाए। ठीक है, उसके बाद डीप फेक का उपयोग ना करें। ठीक है, और जो भी चाहे धर्म हो, जाति से संबंधित कोई भी इस तरह की बातें ना की जाए जिससे कि कहीं पे भी विवाद या फिर दंगा उत्पन्न हो। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो चैट जीपीटी विकसित करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म ओपन एआई के प्रतिनिधियों ने अभी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इसमें सिंपली कहा गया है कि लोकप्रिय मंच का दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है,
जो लोकसभा के लिए अभी तैयार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ओपन एआई यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले आम चुनाव में उसका जो प्लेटफॉर्म है वो दुरुपयोग नहीं करेगा, और साथ ही अधिक मतदाताओं यहाँ पे जागरूकता को दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान में शामिल हो सके। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि साथ ही अधिक मतदाताओं के सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के अवसर भी तलाशना होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना होगा कि मताधिकार का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, हर एक चीज को जो है वो ग्रामीण स्तर पे और भी जमीनी स्तर पे बेहतर तरीके से प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, एआई की मदद से। उसके बाद गलत सूचना का मुकाबला किया जाएगा। ओपन एआई कंपनी जो है वो एआई मिशन भारत की कहानी को आगे बढ़ाने और भारत एआई कहानी को एक वैश्विक नेता बनाने में भी सफल होगा। मतलब कि भारत के छवि को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी बेहतर करने के लिए जो है लगातार ओपन एआई का योगदान रहेगा। गलत सूचना का मुकाबला कैसे करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ओपन एआई जैसे प्रमुख तकनीकी प्लेटफॉर्मों के साथ समन्वय में बहुत कुछ कर सकता है। चुनावी मौसम से पहले बढ़ी हुई संवेदनशीलता के समय में गलत सूचना के प्रसार को मुकाबला कर सकता है, उसको प्रसार नहीं होने देना है। ठीक है, जिससे कि कहीं पे भी कोलाहल का माहौल नहीं आएगा, वहां पे विवाद नहीं होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा चुनाव से पहले और चुनाव के समय में भी। ठीक है, और देश में एक बेहतर स्थिति बनाएगा। ठीक है, जिससे कि जो ओपन एआई है उसका भी छवि बेहतर बनेगा देश में। ठीक है, और जमीन हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए जो कहा जा रहा है कि डीप फेक और गलत सूचना जैसे एआई के आसपास के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लगातार हम लोग देखते जा रहे हैं। अभी ही गूगल ने बहुत सारे अपने ऐप को जो है वो रद्द कर दिया है, डीएक्टिव कर दिया है। क्यों? कि लगातार आरोप लग जा रहे हैं डीप फेक के, ठीक है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन के, जिसके कारण जो है वो उसे बंद किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि एआई से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, इसलिए इसे दुरुपयोग ना करें। तो यह आउटरीच अतिरिक्त महत्व रखता है क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कंपनी के दूसरे सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार के रूप में भी उभर रहा है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एआई का जितना उपयोग यूएसए में हो रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भारत में ही एआई का उपयोग हो रहा है। ठीक है, और खास के जो यूएसए बेस्ड एआई फॉर्म्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और भी जो एआई बन रहे हैं वो चाइना में भी उपयोग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूएसए बेस्ड जो एआई प्लेटफॉर्म है वो भारत में ज्यादा उपयोग हो रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि ओपन एआई का दायरा जो है वो भारत से बाहर है। इसकी जो अभी जमीनी हकीकत है पूर्णतः जो है वो भारत से बाहर ही। ओपन एआई अभी तक भारत में कोई भी कार्यालय या देश में कोई भी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं रखा है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है और कथित तौर पर अपने संसाधन गहन सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक कंप्यूटर की बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए खरबों डॉलर के निवेश की मांग की जा रही है गवर्नमेंट से। यहाँ तक कि अधिक से अधिक उद्योग अपने व्यवसायों में जनरेटिव एआई अनुप्रयोग को शामिल करना चाहती है। तो मामले से परिचित एक ओपन एआई कर्मचारी के अनुसार टेक दिग्गज जो है यहाँ पे क्लियर कहते हैं कि भारत के भीतर कुछ छोटे पैमाने पर शोध भी हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ शोध भी हो रहे हैं जो एआई जोखिम और नीति से संबंधित है और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला कैसे सुनिश्चित होगी, इन सारे चीजों को यहाँ पे शोध किया जा रहा है। और सार्वजनिक निजी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी के लिए देश के दृष्टिकोण का आकलन करने पर भी केंद्रित है। तो ये सारी चीजों का अभी भी अवलोकन किया जा रहा है जमीनी स्तर पे। ठीक है, कि एआई के क्या जोखिम होंगे, उनकी क्या पॉलिसीज होंगे, उसके लिए सेमीकंडक्टर का कैसे हम लोग सप्लाई फुलफिल कर पाएंगे, उसके बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको सही तरीके से हम लोग कैसे अपना पाएंगे। तो भारत में ओपन एआई की कुछ शोध जो पहल है वो निजी और केवल आंतरिक उपयोग के लिए रहेगी और इसमें से कुछ को अंततः जो है वो पब्लिक स्तर पे लाया जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो कहा जाता है एआई से संबंधित जो जोखिम है वो मुख्यतः समस्या बना हुआ है। भारत में एआई जोखिम धारणाएं और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति जो कि अभी वर्तमान समय में यूएसए से हो रही है। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी का शोध जो है वो एआई जोखिम को परिभाषित करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को समझने पर केंद्रित कर रहा है। ये प्रयास जो है वो सरकार और नागरिक समाज की एआई रणनीतिक दस्तावेजों और नैतिक दिशा निर्देश लगातार जो है वो पारदर्शिता रखने के लिए जो विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म है या फिर गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जो इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस आते हैं उसको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, दस्तावेज हो गया या फिर अच्छे तरीके से जागरूक करने के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स का, एआई प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाएगा। तो इस पर ही आधारित है जिसका उपयोग देश की धारणाओं और एआई जोखिम की प्राथमिकता को समझने के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, उनमें शिक्षा के क्षेत्र में जोखिम के साथ साथ भारत में जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तंत्र में बढ़ती आशावाद
देख रहे हैं अभी ना, लगातार रोड बन रहा है, रोड बनने के बाद तुरंत ही जो है वो टोल टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पीपीपी मॉडल भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और कितना इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, और ये कितने वर्षों तक अपने जो खर्च किए हुए पैसे होते हैं उसका टोल टैक्स के द्वारा संग्रह करेंगे टोल टैक्स को। ठीक है, ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसी में कहा जाता है कि जितना बेहतर तरीके से एआई का शोध होगा भारत में, उतना बेहतर तरीके से ये खरा उतरेगा भारतीय सोसाइटी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इंडिया 4 नेशन EFTA ब्लॉक लाइकली टू इंक FTA ऑन March 10। मतलब कि भारत 4 देशों के EFTA ब्लॉक के बीच 10 मार्च को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। ठीक है, तो EFTA क्या होता है? तो EFTA मेनली जो होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कितने देश हैं? तो 4 देश है। एक स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और लिक्टेनस्टाइन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, लिक्टेनस्टाइन। ये 4 देश जो हैं EFTA में शामिल है। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे भारत सरकार को? तो 10 मार्च को एक लंबे समय से बातचीत के बाद जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः जो है वो व्यापार और निवेश प्रवाह, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कई स्रोतों के अनुसार आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं इंडिया का जो ट्रेड होने वाला है EFTA के साथ, तो देख सकते हैं टोटल जो है लगभग 1879 मिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है इन चारों देशों के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंपोर्ट जो होता है लगभग, इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप है। मात्र जो है एक्सपोर्ट हम लोग इन 4 देशों में मात्र 1879 मिलियन डॉलर का करते हैं। वहीं अगर इंपोर्ट का देख ले तो 20,452, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो स्विट्जरलैंड से करते हैं। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इसमें कम होता है अभी भारत से ट्रेड। ठीक है, अब इसी को बढ़ाने के लिए जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 10 मार्च को हस्ताक्षर करने की संभावना है। तो आगे कहा जाता है कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA से लगभग अगले 15 वर्षों में इन 4 देशों के समूह से भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। ठीक है, और इससे लगभग 10 लाख नौकरियां जो है वो सृजित होगी, जो भारत में बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा फिगर मैं दे दिया हूं, ये याद रखिएगा। ये नॉर्वे है, ठीक है, जो दोनों साइड में है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है आइसलैंड है, और ये जो येलो में है ये स्विट्जरलैंड है। उसी के जस्ट बगल में जो है वो लिक्टेनस्टाइन है। ठीक है, तो आगे कहा जाता है भारत EFTA TEPA पर रविवार को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, क्योंकि सभी EFTA देशों और भारत के सरकारी अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है, और बहुत दिनों से, लंबे समय से FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, तो EFTA देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है कि, तो ध्यान रखिएगा, TEPA मतलब होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, लगातार जो है TEPA आ रहा था, इसलिए जो इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया। ठीक है, तो TEPA पर हस्ताक्षर के लिए कुछ EFTA देशों के व्यापार मंत्रियों भी उपस्थित होने की संभावना है। तो इसी में कहा जाता है कि यह पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां भारत को साझेदार देशों से निवेश और रोजगार पर प्रतिबद्धता मिली है। और आगे इसमें कहा जाता है इस समझौते से इस समूह के साथ भारत के भारी व्यापार घाटे जो हैं उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा वो भी कम हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो INS जटायु का सबसे अच्छा वर्णन है, जो हाल ही में खबरों में था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप, ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर भारत का नया नौसैनिक अड्डा जो है वो INS जटायु है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और रणनीतिक द्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। यह जो है वो लक्षद्वीप में दूसरी नौसैनिक अड्डा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप में जो है ये दूसरा जो है नेवी का अड्डा है, तो जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, और यह बेस क्षेत्र में भारत की परिचालन क्षमता को मजबूत करता है, और जितने भी अरब सी में, जितने भी अरब क्षेत्रों में खास के समुद्री डकैती, ठीक है, उसके बाद लगातार जो झगड़े होते हैं समुद्र में, विरोधी और मादक द्रव्य जितने भी
स्मगलिंग्स होते हैं, विरोधी अभियान में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं, ये INS जटायु है, ध्यान रखिएगा। और इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ये जो है मेनली GI टैग से संबंधित है, GI टैग और स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा ही था ऑलरेडी कि रूपा तारकाशी किससे संबंधित है, ये तो सभी को याद होगा। ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो ऐसा ही गलत हो गया, और ये दोनों तो ऐसा ही गलत हो गया। तो अगर होगा भी तो सिर्फ 2 ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो रतलाम, रियाबन, लहसुन, इसलिए महत्वपूर्ण है, तो ये सही हो जाएगा। और त्रिपुरा के लिए रेशा टेक्सटाइल, ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, C और D, इसलिए केवल 2 ही जो कथन है वो सही सुमेलित है। ठीक है, रूपा तारकाशी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और बांग्लार मलमल जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रकार का पारंपरिक जो है हथकरघा शिल्प है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक समूह की महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जो है लगभग 190 अर्थव्यवस्थाओं में, लगभग 190 देशों के इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। तो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले नियमों और विनियमों की जांच करती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में महिला के कार्यबल में प्रवेश और आर्थिक योगदान में बाधा डालने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और सुरक्षा और बाल देखभाल जैसे नए संकेतकों के साथ महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक को अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो इस निष्कर्ष से महिलाओं के कानूनी अधिकारों में एक महत्वपूर्ण वैश्विक अंतर का पता चलता है। यदि भेदभावपूर्ण कानून को समाप्त कर दिया जाए तो संभावित आर्थिक विकास हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो मामूली सुधार के साथ 190 में से 113वां है। तो ये ध्यान रखिएगा, 113वां जो रैंक है वो भारत का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में लॉन्च किया गया है। तो ये जो है मुख्यतः नागपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ZCBAP जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। ठीक है, नागपुर ने भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य जो है 2050 तक इमारतों में शुद्ध शून्य, मतलब कि जीरो नेट कार्बन इमिशन को हासिल करना है। और इस योजना में जितने भी सार्वजनिक भवन हैं, जैसे ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, उसके बाद किफायती आवास, वाणिज्यिक भवनों और घरों को शामिल किया गया है, जो डिकार्बोनाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से नागपुर नगर निगम और नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नागपुर। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।